स्वागत है आप लोगों का। इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का 100 प्रश्न कर चुके थे। अब इससे आगे पार्ट 2 का वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है 101 का। देश का कौन बैंक एजेंट सलाहकार के रूप में काम करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, केंद्रीय बैंक अर्थात सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक आरबीआई को हम लोग कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है किस बैंक पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है? किस बैंक पर? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, केंद्रीय बैंक पर इसका स्वामित्व और नियंत्रण दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है 103, क्वेश्चन नंबर 103। किस बैंक को बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, केंद्रीय बैंक। अगला क्वेश्चन है देश में साख नियंत्रण का कार्य किस बैंक के द्वारा होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, केंद्रीय बैंक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 105, केंद्रीय बैंक का प्रधान कार्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी। अर्थात पत्र मुद्रा भी जारी वही करता है, साख नियंत्रण भी केंद्रीय बैंक करता है, मौद्रिक नीति भी केंद्रीय बैंक ही बनाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, एकाधिक प्रतियोगिता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, चैम्बरलिन। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में सूक्ष्म एवं व्यापक शब्दों का प्रयोग पहल किसने किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, रैगनर फ्रिश ने। अगला प्रश्न है 108, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, गोसेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, आदर्शतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, एडविन कैनन। अगला क्वेश्चन है 110, मैक्रो अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, समशिष्ट भावात्मक और सामूहिक। अगला प्रश्न है मैक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, रैगनार फ्रिश ने। अगला क्वेश्चन है मैक्रो अर्थशास्त्र आर्थिक अनुभव के हाथी की संपूर्ण आकृति, आकार तथा क्रिया से संबंधित है। यह जंगल के स्वरूप का अध्ययन करता है, न कि उसके वृक्षों का। यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, गार्डनर एक्ले का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, मैक्रो अर्थशास्त्र को आई सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या आप इससे सहमत है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सहमत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र का सहारा लेना आवश्यक होता है। इससे सहमत होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, सहमत होगा। अगला प्रश्न है 115, माइक्रो तथा मैक्रो प्रणाली एक दूसरे की प्रतियोगी है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, असहमत, ये प्रतियोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, परिवर्ती समूहों की सही एवं पूर्ण जानकारी के लिए मैक्रो अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सहमत। अगला क्वेश्चन है 117, मैक्रो अर्थशास्त्र की आवश्यक शर्त क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, विभिन्न समूहों का एक दूसरे से क्रियान्वयन संबंध है। अगला प्रश्न है 118, मुद्रास्फीति रोकने का क्या उपाय है? मुद्रास्फीति रोकने का क्या उपाय है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, पुरानी मुद्रा समाप्त करके उसके बदले नई मुद्रा कम मात्रा में देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है तथा स्फूर्ति अनुपयुक्त है। दोनों में संभवतः अस्फीति अधिक खराब है। किसका कहना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, केन्स का। अगला क्वेश्चन है 120, मुद्रास्फीति का उत्पादक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, उत्पादक लागत में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है 121, किस देश के अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संबंधों के लिए भुगतान संतुलन महत्वपूर्ण यंत्र है? किसने कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, ACLD ने। अगला क्वेश्चन है 122, भुगतान संतुलन के शीर्षक चालू खाता में निम्न में से कौन मद लिखी जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, माल की मद लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 123, भुगतान संतुलन के पूंजी खाता में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, विदेशी निवेश लिखी जाती है। अगला प्रश्न है 124, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए मौद्रिक उपाय कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, अवमूल्यन।
अगला प्रश्न है 125, भुगतान असंतुलन को दूर करने का अमौद्रिक उपाय कौन है? जिसका आंसर ऑप्शन ग आयात प्रतिबंध। अगला प्रश्न है 126, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर ऑप्शन ख 27 सितंबर 1945। अगला प्रश्न है 127, स्विट्जरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता कब प्राप्त किया? जिसका आंसर ऑप्शन क 1992 में। अगला प्रश्न है 128, मुद्रा कोष द्वारा ट्रस्ट फंड की स्थापना कब की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1976 में। अगला प्रश्न है, मुद्रा कोष के संचालक बोर्ड के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ प्रबंध संचालक। अगला क्वेश्चन है 130, 31 जनवरी 1999 को मुद्रा कोष द्वारा दिए गए बकाया ऋणों की राशि क्या थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 5958 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने अपना कार्य कब आरंभ किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 25 जून 1946। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के संचालक बोर्ड के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क 20। अगला क्वेश्चन है, संचालक बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 2 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज कितने दिनों के लिए निर्धारित की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख 6 महीने के लिए। अगला प्रश्न है, उत्पादन के प्रत्येक साधन को पारिश्रमिक मिलता है किसके अनुसार? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 136, राष्ट्रीय आय के वितरण के फलस्वरूप शासी को क्या मिलता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ मुनाफा। अगला क्वेश्चन है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के पीछे अर्थशास्त्र का नियम काम करता है, कौन सा नियम? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख प्रतिस्थापन का नियम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के वितरण के फलस्वरूप भूमि को में क्या मिलता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग लगान। अगला प्रश्न है 139, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख वितरण का सामान्य सिद्धांत के नाम से। अगला प्रश्न है, रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका आंसर ऑप्शन ग उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नाम के साथ लगान का सिद्धांत जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क रिकार्डो के नाम के अनुसार। अगला प्रश्न है, लगान भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ रिकार्डो ने। अगला क्वेश्चन है 143, आभास लगान किसे कहते हैं? आभास लगान किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन क जो मानव निर्मित साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 144, लगान का आधुनिक सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के नाम से संबंधित है? लगान का आधुनिक सिद्धांत, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लाभांश के वितरण के फलस्वरूप भूमिपति को क्या मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग लगान मिलता है। अगला क्वेश्चन 146, सीमांत भूमि लगान नहीं देती है क्योंकि? इससे ऑप्शन इसका आंसर होगा घ इससे उपज भूमि के कुल लागत व्यय के बराबर होती है। अगला प्रश्न है 147, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है 148, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग चयन का तर्कशास्त्र है। अगला प्रश्न है 149, किसने कहा कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क रॉबिन्स ने कहा। अगला क्वेश्चन है 150, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग क्या होती है? ऑप्शन ग घट जाती है। अगला प्रश्न है, आय की वृद्धि से मांग समानतः क्या होता है? तो बढ़ती है। अगला प्रश्न है 152, जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग समानतः ऑप्शन ख बढ़ती है। अगला क्वेश्चन 153, किस नियम की तुलना की 100 खेल से की जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख मांग का नियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 154, विलासिता वस्तुओं की मांग होती है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग सापेक्षिक विलोचदार। अगला क्वेश्चन है 155, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग सामान्यतः लोचदार होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग आभूषण।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं में से किस वस्तु की मांग बेलोचदार होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन का, जाड़े में कंबल की मांग बेलोचदार होती है। अगला प्रश्न होगा, किस प्रकार की वस्तु की मांग बेलोचदार होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जीवन की अनिवार्य वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। अगला प्रश्न है 158, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ता है पर क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन क, घटती हुई दर से। अगला क्वेश्चन है, कृषि में मुख्यतः लागू होता है, क्या लागू होता है? जिसका आंसर होगा उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है कृषि में। अगला क्वेश्चन है 160, उत्पत्ति के किस नियम को सार्वभौम या एवं मौलिक नियम कहा जाता है? सार्वभौम एवं मौलिक नियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, उत्पत्ति ह्रास का नियम। अगला प्रश्न है 161, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, उपयोगिता का सृजन है। अगला प्रश्न है 162, निम्नांकित में से कौन उत्पादक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, बालू का घर बनाने वाला बच्चा। अगला प्रश्न है 163, उत्पादन के कितने साधन हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 5 साधन है। अगला प्रश्न है 164, लकड़ी से कुर्सी बनाना किस प्रकार की उपयोगिता सृजन का उदाहरण है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, रूप उपयोगिता। अगला प्रश्न है 165, निम्नांकित में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? निष्क्रिय साधन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, भूमि निष्क्रिय साधन है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथन में से कौन गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, श्रम उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, ये गलत है। अगला प्रश्न है 167, उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि से उत्पादन में क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन का, बढ़ती हुई दर में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है 168, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम में क्या लागू होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, दोनों, अर्थात सार्वभौमिक नियम भी लागू होता है और सभी उद्योगों में भी लागू होता है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार में किसी वस्तु के उत्पादन पर कितने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? एकाधिकार में, तो एकाधिकार में हमेशा एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में क्या होता है? जिसका आंसर ऑप्शन ग, क्रेता और विक्रेता दोनों अनेक होते हैं। अगला प्रश्न है 171, रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, उत्पादन लागत द्वारा। अगला प्रश्न है 172, जेवेंस के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारित होता है। इसका आंसर ऑप्शन ग, सीमांत उपयोग द्वारा मूल्य निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है 173, मार्शल के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारित होता है किसके द्वारा? इसका आंसर का ऑप्शन ग, वस्तु की मांग एवं पूर्ति के संतुलन के द्वारा ही होता है पूर्ण मूल्य निर्धारण। अगला प्रश्न है 174, मूल्य निर्धारण में किसका अधिक महत्व होता है? जिसका आंसर का ऑप्शन ग, मांग एवं पूर्ति का। अगला प्रश्न है, एक बाजार मूल्य क्या है, कैसा होता है? जिसका आंसर का ऑप्शन ग, अल्पकालीन होता है, अर्थात ये थोड़े समय के लिए होता है बाजार मूल्य। अगला प्रश्न है 176, किस परिस्थिति में कपड़े की कीमत उसके उत्पादन व्यय से कम हो सकती है? जिसका आंसर का ऑप्शन ख, मंदी काल में। अगला प्रश्न है 177, निम्न में से कौन सा बाजार प्रतियोगिता के अनुसार सही नहीं है? कौन सा बाजार प्रतियोगिता के आधार से सही नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन घ, ख और ग दोनों। जिसका आंसर दैनिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार। अगला प्रश्न है 178, संतुलन बिंदु किसे कहते हैं? संतुलन बिंदु किसे कहते हैं? जिसका आंसर का ऑप्शन ग, सीमांत उत्पादन व्यय बिंदु का। अगला प्रश्न है, शीघ्र नाशवान वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मांग का प्रभाव अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, बाजार मूल्य किसी वस्तु का क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, अति अल्पकालीन मूल्य। जैसा कि पहले हम बता चुके थे कि बाजार मूल्य हमेशा अल्पकालीन, ये थोड़े समय के लिए होता है।
अगला प्रश्न है 181, सामान्य मूल्य किसी वस्तु का क्या होता है, जिसका आंसर ऑप्शन घ दीर्घकालीन मूल्य। सामान्य मूल्य नॉर्मल रेट हमेशा ज़्यादा टाइम के लिए होता है। अगला प्रश्न है 182, बाजार मूल्य के निर्धारण में किसकी प्रधानता होती है, जिसका आंसर ऑप्शन ख पूर्ति एवं अपेक्षा मांग की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है 183, सामान्य मूल्य के निर्धारण में किसकी प्रधानता होती है, जिसका आंसर ऑप्शन ग मांग तथा पूर्ति दोनों की आवश्यकता या प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है 184, कौन सा मूल्य काल्पनिक होता है, बाजार मूल्य का सामान्य मूल्य, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख सामान्य मूल्य। अर्थात कौन सा मूल्य काल्पनिक होता है, बाजार मूल्य या सामान्य मूल्य, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क सामान्य मूल्य। अगला प्रश्न है 185, किसी वस्तु का बाजार मूल्य किस प्रकार का मूल्य है, बाजार मूल्य किस प्रकार का मूल्य है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क वास्तविक मूल्य है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क वास्तविक मूल्य। अगला प्रश्न है 186, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ राष्ट्र की संपूर्ण आय। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया, इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपयुक्त तीनों ने, अर्थात फिशर ने भी, मार्शल ने भी और पीगू ने भी अर्थशास्त्रियों को परिभाषित किया, राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया, सॉरी। अगला प्रश्न है 188, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जानने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन में घटाना पड़ता है, क्या घटाना पड़ता है, जिसका आंसर ऑप्शन का उपयुक्त सभी, अर्थात चल पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय भी, स्थायी पूंजी का घिसावट व्यय, कर एवं बीमा की रकम, ये तीनों घटाते तब मेरे पास सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। अगला क्वेश्चन है 189, प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित करना पड़ता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करना पड़ता है। अगला प्रश्न है 190, उत्पादन के प्रत्येक साधन को पारिश्रमिक मिलता है किसके अनुसार, जिसका आंसर ऑप्शन घ उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के वितरण के फलस्वरूप साहसी को क्या मिलता है, इसका आंसर ऑप्शन घ मुनाफा मिलता है। अगला प्रश्न है 192, रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस पर आधारित है, इसका आंसर ऑप्शन ग उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 193, निम्नलिखित में से किसके नाम के साथ लगान का सिद्धांत जुड़ा है, इसका आंसर ऑप्शन ख रिकार्डो के नाम के अनुसार। अगला प्रश्न है 194, लगान भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी, इसका आंसर ऑप्शन ग रिकार्डो ने दी थी। अगला क्वेश्चन है 195, आभास लगान किसे कहते हैं, आभास लगान किसे कहते हैं, जिसका आंसर ऑप्शन को जो मानव निर्मित साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने से प्राप्त होती है, वही होता है आभास लगान। अगला प्रश्न है 196, लगान का आधुनिक सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के नाम से संबंधित है, जिसका आंसर ऑप्शन घ श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के। अगला प्रश्न है 197, राष्ट्रीय लाभांश के वितरण के फलस्वरूप भूमिपति को क्या मिलता है, इसका आंसर का ऑप्शन घ लगान मिलता है। अगला प्रश्न है 198, सीमांत भूमि लगान नहीं होते क्योंकि इससे उपज शून्य होती है, इससे उपज बहुत ही कम होती है, इसका आंसर ऑप्शन घ इससे उपज भूमि के कुल लागत व्यय के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है 199, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, जिसका आंसर होगा इनमें से सभी, अर्थात क्या उत्पादन हो, कैसे हो, उत्पत्ति वस्तु का वितरण कैसे, तीनों समस्या एक होती है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 200, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान, किसने कहा था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग किन्स ने कहा था।